नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र देवांगन विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी बेहद जबरदस्त तरीके से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित छत्तीसगढ़ बोर्ड के यूनिट नंबर 2 चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं जो बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की यह क्लास बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पूरी एनर्जी और उत्साह के साथ। तो दोस्तों, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कथनों को समीकरण बनाना देख लिया है और साथ में कुछ सवाल थे जिनको हल करना भी देखा था। आइए दोस्तों, कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज इसी तरह से हम कुछ सवाल और भी देखने वाले हैं जिसमें हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना देखेंगे। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करें। तो आज का पहला सवाल है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं। तब हमें खरगोश और पक्षियों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों, अब तक हमें ना ही पक्षियों की संख्या ज्ञात है और ना ही खरगोश की संख्या ज्ञात है। केवल और केवल हमें क्या ज्ञात है? हमें सिर ज्ञात है और पैर ज्ञात हैं। तो क्या दोस्तों, केवल सिर और पैर के ज्ञान होने से हम खरगोश और पक्षी की संख्या बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। इसके लिए मेथड है और कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें इस दिए हुए कथन को समीकरण के रूप में बनाना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सबसे पहला स्टेप देखते हैं हमारे समीकरण बनाने का। तो एक छोटी गुफा में क्या है? खरगोश और पक्षी दोनों हैं। ठीक है, दोनों की सिर की संख्या दे दी गई है हमें और हमें क्या दे दी गई है? पैरों की संख्या। हमें इनकी एक्चुअल संख्या नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे? खरगोश को x मान लेते हैं और पक्षी की संख्या को y मान लेते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला प्रोसेस हो जाएगा, माना कि खरगोश की संख्या इस तरह से x, ठीक है, और पक्षी की संख्या y। ठीक है दोस्तों, इतना मान लिया। अब इनके पैरों की संख्या, सॉरी, इनके सर की संख्या क्या हो जाएगी? मैं यहां पर इस तरह से मेंशन करूं, सिर। ठीक है, तो जितने तो खरगोश होंगे और जितने पक्षी होंगे तो भैया उतने ही क्या होंगे? इनके सिर होंगे। तो जितने के खरगोश, जैसे कितने खरगोश हैं? x, कितने पक्षी हैं? y पक्षी हैं। ठीक है, अब इनके पैर क्या कितने हो जाएंगे? पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? अगर खरगोश एक है और खरगोश के 4 पैर हैं, ठीक है, तो कितने? मैंने क्या कहा? एक खरगोश के 4 पैर, खरगोश की संख्या कितनी है? x है। तो टोटल पैरों की संख्या क्या हो जाएगी भैया? 4x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4x हो जाएगी। इसी तरह से पक्षियों की संख्या y है। एक पक्षी के भैया 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पैरों की संख्या 2y हो जाएगी। ठीक है, यहां तक सब समझ गए? अब मैं बताता हूं आपका, ये आपने एक महत्वपूर्ण काम कर लिया है, वो है कथनों को समीकरण बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इसी को जोड़ दूं, जो सवाल में दिया हुआ है, सिर की संख्या x धन y बराबर क्या दिया है? 35 दिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से आपको पैरों की संख्या दी हुई है जो कि है 4x धन 2y बराबर 98। ठीक है, ये हो गया भैया, हमारा काम हो गया अब तक। ठीक है, अब इसी समीकरण को हमें क्या करना है? हल करना है। तो इन दोनों ही समीकरणों को जो हमने अभी निकाल लिया है, इनको मैं इस तरफ लिख लेता हूं। ठीक है, तो हमारा पहला समीकरण हो जाएगा जो कि है इसकी संख्या, सिर की संख्या है। सिर की संख्या कितनी? 35। दोनों को आपस में जोड़ने पर ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा दूसरा समीकरण आया था जो कि पैरों की संख्या को लेकर था, ये था 4x धन 2y बराबर 98, जो कि समीकरण नंबर हमारा क्या था? 2 था। अब इस समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं हमारे पास। पहली है प्रतिस्थापन और दूसरी है विलोपन विधि। बड़े ध्यान से देखने के बाद मैं ये समझ पा रहा हूं भैया कि ये जो समीकरण है वो हमारे विलोपन विधि से अगर इसको बनाते हैं तो बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रतिस्थापन करने के लिए प्रतिस्थापन से आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन इजी हमें कहां पड़ेगा? विलोपन विधि। देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूं। अब दोनों ही हमारे जो समीकरण है इसमें दो चर हैं और दूसरे जो समीकरण है, अगर उसमें मैं पहले जो x का गुणांक अगर देखूं तो वो है 4 और पहले वाला के समीकरण को देखूं तो वहां पर गुणांक है 1। अगर मैं दोनों को घटाऊं तो घटाने के बाद क्या कोई ऐसा टर्म होगा जो एलिमिनेट हो जाएगा, जो डिलीट हो जाएगा कंप्लीटली? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके लिए मुझे इस x के गुणांक को क्या करना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा। या तो आप ये कर सकते हो कि ये जो y का गुणांक है जहां पर 1 दिख रहा है आपको, उसको आप 2 बना सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली आप इस समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये दोनों टर्म जो होंगे, दोनों जो चर होंगे या y वाले गुणांक होंगे, ये y वाले 1 जैसे दिखेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको
घटाते हो तो y वाले टर्म डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो भैया वैसे ही कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 2 का गुणा करके समीकरण नंबर 2 से क्या कर देंगे, घटा देते हैं भाई। घटाने पर ऐसे ऐसे आपको लिखना है परीक्षा में। ठीक है, आपको परीक्षा में प्रॉपर लिखावट को कैसे आपको परीक्षा में बढ़िया बेहतर ढंग के प्रेजेंटेशन रखना है, ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। प्रेजेंटेशन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बढ़िया लिखावट, बढ़िया हैंड राइटिंग और 2 पेन का इस्तेमाल बढ़िया से करना है एग्जाम में। ठीक है, जितनी सुंदर लिखावट होगी उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना कर लिया हमने क्या किया, हमने समीकरण नंबर के 1 को किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया है। ठीक है, और 2 से गुणा करने के बाद हमें समीकरण नंबर 2 से घटा देना है। देख लीजिए कैसे। तो समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करना है, 2x धन 2y। ठीक है, 2 से गुणा करें और 35 का गुणा 2 के साथ 70 हो जाएगा इस तरह से। और इसे हमें किससे घटा देना है, हमें समीकरण नंबर कैसे घटा है, 2 से घटा देना है भैया। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 को एज इट इज लिख लीजिए। इसमें हम किसी चीज का भी गुणा नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली इसको एज इट इज रख रहे हैं इस तरह से। और इसे क्या कर देना है, बड़े सुंदर ढंग से घटा देना भैया। इस तरह से ऋण का चिन्ह लगाना है, अगर धन है तो यहां पर ऋण का चिन्ह लगाना है, ऊपर धन है तो यहां पर धन है, यहां पर क्या लगेगा, ऋण का चिन्ह लगेगा भैया। इतना कर लिया हमने। ठीक है, अब 2x माइनस 4x, बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस का निशान है भैया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा इस तरह से। अब जो बात मैंने इससे पहले कही थी भैया कि हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे गुणांक से गुणा कर रहे थे हमारे समीकरण को, जिससे कोई भी एक टर्म जो है हमारा डिलीट हो जाने वाला था। ठीक है, इसलिए हमने गुणा किया था। तो देखिए भैया यहां पर हमारा एक टर्म डिलीट हो गया, जो कि हम यही चाह रहे थे। अब हमारा जो समीकरण जो अगला आएगा, ठीक है, घटाने के बाद, वो हमारे एक ही चर की राशि में मिलेगा। और एक चर की राशि में अगर कोई समीकरण मिल गया तो उस चर का मान निकल जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर 98 में आपने को 70 घटाना है। बड़ी संख्या के सामने ऋण लिखा हुआ है, साइन जो होगा ऋण का लगेगा। ठीक है, तो 98 में 70 जाएगा दोस्तों, 28 इस तरह से बचेंगे। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है। अब 2x बराबर 28 आ गया है, ये दोनों चिन्ह आपस में क्या में बदल जाएंगे, धन में बदल जाएंगे इस तरह से। और x बराबर 28/2 हो जाएगा। 28/2 होता है 14 होता है इस तरह से। तो हमारा जो x का मान था, जो कि किसकी संख्या है, जो हमारे खरगोश की संख्या है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये हो गया खरगोश की संख्या। और इस खरगोश की संख्या को यदि मैं कोई भी एक समीकरण, आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रखें, आप चाहे तो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, जिसमें आपको आसान हो आप उसमें रख दीजिए। जहां तक मुझे लगता है कि यदि समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए तो बहुत आसान होगा। चलिए करके देखते हैं। ठीक है, तो x का मान यहां पर रखना है भैया हमको। कौन से, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 14 रखने पर इस तरह से। तो 14 धन y और बराबर 35। y बराबर ये 14 उस तरफ चला जाएगा पक्षांतर होके, इस तरफ धन था उस तरफ जाने पर ऋण हो जाएगा इस तरह से। और 35 में अगर 14 घटाओगे तो आएगा भैया 21। इसका मतलब पक्षी की संख्या निकल के आती है 21। ठीक है, y बराबर हो जाएगा हमारा 21। इस तरह से ये सवाल को अप्रोच किया जाता है। हमने दोनों ही मान निकाल लिए, हमने खरगोश की संख्या निकाल ली और हमने पक्षियों की संख्या निकाल ली। तो कितना आया भैया, हमारे पास निकल के आते हैं खरगोश 14 और पक्षियों की संख्या कितनी निकल के आती है, 21। यही सवाल एज इट इज 2024-25 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को बड़े ही धैर्य पूर्वक शांति के साथ पहले कथनों को समीकरण में बदलना है और उसके बाद समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां हैं, जिनमें से मैं भी पहले 2 विधियां के बारे में बता रहा हूं आपको। पहला था विलोपन और पहला था प्रतिस्थापन, दूसरा था विलोपन। इस सवाल को जहां जहां जैसे ये सवाल दिया है, आपको मेथड नहीं दिया है। ठीक है, आपको हल करने की मेथड नहीं पहले से नहीं बताया हुआ है कि आपको विलोपन से करना है प्रतिस्थापन कीजिए, आप दोनों ही विधियों से कीजिए। ठीक है, तो हम सवाल पे जब भी समीकरण आ रहा है उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उसे या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर दे रहे हैं या तो विलोपन विधि से, जिसमें आसान हो जाए अपने लिए। तो भैया ये सवाल जो था विलोपन विधि से हमने सॉल्व कर लिया, दोनों से आंसर एक ही आएगी। ठीक है, दोनों से आंसर एक ही आएगी। चलिए आगे बढ़े। तो ये है भैया अपना अगला सवाल। अब इस सवाल में क्या है, 2
लड़कियां हैं रीचा और नैना, ठीक है, इनके पास कुछ टॉफियां हैं और ये क्या कर रहे हैं भैया, ये खेल खेल रहे हैं। क्या खेल खेल रहे हैं? रीचा अपनी टॉफियां नैना को दे रही है, नैना अपनी टॉफियां रीचा को दे रही है। फिर हमें ज्ञात करना है उन दोनों के पास कितनी टॉफियां हैं, ये ज्ञात करना है और इसके लिए सर्टेन कुछ कंडीशन हमें दे दी है सवाल में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा काम है सवाल में जो कथन दिया हुआ है उसे समीकरण के रूप में बदलना है भैया हमें। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो रीचा और नैना के पास कुछ टाफियां नहीं मालूम है कितने हैं, 10 है 20 है, कुछ भी नहीं मालूम है। क्या दिया हुआ है, जब रीचा नैना को 30 टाफियां देती है तब नैना के पास रीचा से 2 गुनी टाफियां हो जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अगर टाफियों की संख्या नहीं है और 2 लोग हैं तो मैं रीचा के पास के जो टाफियां हैं उसे एक्स मान लेता हूं और नैना के पास जो टाफियां हैं उसे क्या मान लेता हूं, वाई मान लेता हूं। इस तरह से माना कि रीचा और नैना के पास क्रमशः एक्स व वाई टाफियां हैं। इतना हमने कर लिया, ठीक है। एक इस बोर्ड को पहले मैं क्या कर देता हूं, 2 भाग में इस तरह से डिवाइड। माना कि रीचा और नैना के पास क्रमशः एक्स व वाई टाफियां हैं। यह हमारा पहला काम हो गया मानने का, ठीक है। अब पहला कंडीशन, जब रीचा नैना को 30 टाफियां देती है, भैया ये है रीचा के पास टाफियां और ये है नैना के पास टाफियां, इस तरह से। अब रीचा के पास जितनी भी टॉफियां थी उनमें से कितनी, 30 टॉफियां। कितनी टॉफियां, 30 टॉफियां किसको दे रहा है, नैना को दे रहा है। तो भैया जो 30 टॉफियां वो आएंगी, वो किसके जेब से आएंगी, वो आएंगी रीचा के, तो यहां पर माइनस हो जाएगा। और रीचा की जेब से निकलकर वो किसके पास चले जाएंगे या किसके पॉकेट में चले जाएगा, तो वो नैना के पॉकेट में चला जाएगा, ठीक है। समझ आया मेरी बात। अब ये बराबर के निशान को मैं पहले नहीं लिखता हूं, ठीक है। कंडीशन समझ आया आपको। जो रीचा के पास जितने पॉकेट में चॉकलेट थे उन्हीं चॉकलेट में से 30 निकल के किसके पास जाएगा, नैना के पास जाएगा। ये लाइन बिल्कुल समझ आ गई मुझे, ठीक है। और ऐसा करने के पश्चात जो नैना के पास जो टॉफियां होंगी, है ना, ऑब्वियस ही बात है, हमने नैना को टॉफी ज्यादा दिए तो अब जो रीचा ने क्या किया, रीचा ने अपनी टॉफियां नैना को दी है, तो ऑब्वियस ही बात है अब नैना के पास अतिरिक्त एक्स्ट्रा या रीचा से ज्यादा टॉफियां हो जाएंगी। और वो टॉफियां कितनी होंगी, वो होंगी जो रीचा के पास है उसकी, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 गुनी, ठीक है। समझ आ गया, ये हो गया। अब इसे आप हल कर देते हैं तो हो जाएगा 2x ऋण 60 बराबर y धन 30। एक्स वाले टर्म को इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं पक्ष में एक्स वाई वाले को, और जो हमारा अचर राशियां है उसको दाहिने तरफ ले लेते हैं। 2x ऋण y बराबर 60 उस तरफ जाएगा, 30 से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 90। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहां तक आप सभी क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर होंगे। अब अब हमारे सवाल की दूसरी कड़ी, अब क्या हो रहा है भैया, नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं तुम्हारा चॉकलेट नहीं ले सकती भैया, अब तुम क्या करो मेरे से 10 और ले लो, ठीक है। तुम अपना 30 तो वापस रखो 10 और मेरे से ले लो, ऐसा बोल रही है कौन, नैना बोल रही है। तो आ जाइए भैया, इस तरह से रीचा के पास एक्स टॉफियां और नैना के पास वाई टॉफियां। अब वो क्या कर दिए, नहीं भैया मैं तुम्हारे 30 टॉफी तो रख ही नहीं सकती हूं, मैं ऊपर से मैं तुमको क्या करूंगी, मैं तुमको 10 टॉफी और दे देती हूं। अब क्या कंडीशन होते हैं, 10 टॉफियां नैना जो है रीचा को दे रही है, कितने टॉफियां, 10 टॉफियां। तो ये पॉकेट किसके पॉकेट से निकल के आ रहा है, ये नैना के पॉकेट से आ रहा है, तो 10 उसके पास कम हो जाएंगे और यही किसके में जुड़ जाएगा, रीचा के में जुड़ जाएगा। ऐसा कर देने से, है ना, रीचा के पास जो टॉफियां हैं वो 3 गुनी किसकी, नैना के पास जो टॉफियां हैं उससे, है ना, यही तो नैना की टॉफियां हैं और ये किसकी टॉफियां हैं, रीचा की टॉफियां हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, ये हमारा समीकरण नंबर यहां से आएगा कुछ। तो x धन 10 बराबर 3y ऋण 30, इस तरह से x और y वाले को
बाएं पक्ष में ले आता हूं और हमारे अचर राशि है उसको राइट साइड में ले जाता हूं। तो x ऋण 3y, ये 10 धन 10 है, दाहिनी तरफ पक्षांतर होके जाएगा तो ऋण हो जाएगा। ऋण 30 वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, इसके साथ जुड़ जाएगा तो ऋण 40 बन जाएंगे। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब समीकरण प्राप्त हो गया भैया, हमारा आधा से ज्यादा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है? इन्हीं समीकरणों को हल करना है। हल करने की कितनी विधियां? 2 विधियां, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। सवाल में बताया नहीं गया है कौन सी विधि से हल करना है, तो हम कौन सी विधि से जाएंगे? जो हमें आसान लगेगा। ठीक है, ये सवाल किससे आसान होगा? ये सवाल विलोपन विधि से बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हम समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा कर दें। ठीक है, तो ये देखिए समीकरण नंबर 1 में जो पहला हमारा टर्म है, ठीक है, वो 2x है, और इस समीकरण में जो हमारा x का गुणांक है वो 1 है। अगर वो 2 हो जाए, और 2 कैसे होगा? अगर 2 का गुणा कर दूंगा और इसके बाद इन दोनों को घटा दूं तो पहला जो हमारा टर्म होगा जो कि x में है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद घटा देंगे। ठीक है, सॉरी, घटाने से क्या हो जाएगा? x वाले टर्म गायब हो जाएंगे। गायब होने के बाद हमें समीकरण केवल एक ही चर के रूप में मिलेगा, वो है y के रूप में। चलिए आई करके देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? समीकरण नंबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझिएगा, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 का गुणा 2 के साथ। ठीक है, ऐसे ही करने वाले थे हम, मैंने बताया। समीकरण नंबर 2 में हम 2 का गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे? उसे घटा देंगे। क्लियर है? एक बार फिर से मैं इसको साफ सुथरा लिख देता हूं भैया, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। समीकरण नंबर 1, इसमें घटाएंगे हम समीकरण नंबर 2 को, क्या करके? 2 का गुणा करके, इस तरह से। ठीक है, कर दें फिर गुणा। चलिए, तो समीकरण नंबर तो 1 तो एज इट इज है, 2x माइनस वाई माइनस, ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है? x ऋण 3y। 2 का गुणा है इसमें भैया, ये देखिए 2 का गुणा करके हम घटा रहे हैं, तो मैं समीकरण नंबर इस तरह से दूसरे को एज इट इज लिखता हूं, और ये हमारे होंगे बायां वाला पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष, अभी बचा है दायां पक्ष, तो दायां पक्ष क्या है? 90, और इसका ऋण में है और हम घटा रहे हैं, तो ऋण 40 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। 2x ऋण y, ऋण 2 का गुणा, ब्रैकेट तोड़ेंगे या गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x ऋण और ऋण धन, तो 2 तिया 6y बराबर ऋण और ऋण धन हो जाएंगे 90 धन 40 हो जाएगा बराबर। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, और यही तो चाह रहे थे हम लोग कि कोई एक जो हमारा चर है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, ये डिलीट हो गया, ये देखिए भैया। अब हमारा समीकरण देखिए कैसे आता है। 6y में 1 चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास? 5y बचेगा बराबर 90 धन 40, जो कि होता है 130। कुछ गलत हुआ है? हाँ, गलत ये हुआ है कि समीकरण नंबर हम 2 में 2 का गुणा कर रहे थे, है ना, तो हमने राइट साइड पे गुणा करना भूल गया भैया, तो ये गुणा हो जाएगा, यहां पर भी गुणा होगा 2 का, इस तरह से ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 80 हो जाएगा, 90 और 80 170 हो जाएगा इस तरह से। करेक्ट है? ठीक है, यहां पर भी 2 का गुणा होगा और इसके राइट साइड में भी 2 के गुणा होंगे। ठीक है, अब 5y बराबर 170, तो y बराबर 170 बटा 5, इसको हल करोगे, 5 तिया 15, 17 में 15 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 चौके 20, अर्थात y जो है किसके पास टाफियां हैं? नैना के पास। नैना के पास टाफियां कितनी हो गई? 34 टाफियां हैं। ठीक है, y बराबर 34, इसे मैं ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज कर देता हूं। करेक्ट है? अब मैं इस y की वैल्यू को कोई भी एक समीकरण, चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दूं या समीकरण नंबर हमारे 2 में रख, जिसमें आपको आसान। ठीक है, मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में y बराबर 34 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर, पहले समीकरण को लिख लेता हूं। क्या समीकरण? 2x ऋण y बराबर 90। हमें y की जगह पर क्या रखना है? 34 रखना है। 2x ऋण 34 बराबर 90, 2x बराबर 34 उस तरफ जाएगा, इस तरफ ऋण में है, उस तरफ जाने पर क्या हो जाएगा? धन 34 हो जाएगा। ठीक है, धन 34 हो जाएगा,
जो कि होगा, दोनों का जोड़ होगा जो कि देगा हमें 124। 2x बराबर 124, तो x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, x बराबर मान हो जाएगा 62। कितने हो जाएंगे, 62 हो जाएगा। इस तरह से नैना के पास टाफियां जो है 34 आएगा, और रीचा के पास जो टाफियां होंगी वो 62 आएंगे, 62। इस तरह से आपको सवाल को अप्रोच करना है, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी इक्वेशन, ठीक है, एनी काइंड ऑफ इक्वेशन। आप इस तरह से सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, आपको हर एक तरीका मालूम हो जाएगा जिससे, या हर एक आसान तरीका मालूम हो जाएगा जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड था विलोपन विधि से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक कक्षा में विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे जिस तरह से हमारे स्कूल में प्रार्थना सभा लगता है, कुछ उस तरह से प्रार्थना सभा में बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है, और पंक्तियों में खड़े हैं। अब एक पंक्ति में कितने छात्र या छात्राएं खड़ी हैं, ये इसका कोई इंफॉर्मेशन सवाल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। चलिए सबसे पहले लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक क्या कहना चाहता है, कुछ इस तरह से ये हमारी पंक्ति हो गई, ठीक है। अभी हमें नहीं पता है ये एक पंक्ति में कितने छात्र छात्राएं खड़े हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ पंक्तियां बनी हुई है, ठीक है। ये इस तरह से ये पंक्तियों की संख्या है हमारा, ठीक है, और ये हमारे हर एक पंक्ति में कितने छात्र छात्राएं खड़े हैं, ठीक है। यहां से आप बिंदुओं को गिन कर बता सकते हैं कितने छात्र छात्राएं, लेकिन ये बताया नहीं हुआ है, तो हम इसे मान लेते हैं y, कि एक पंक्ति में कितने छात्र छात्राएं खड़े हैं y, और पंक्तियों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलिए आइए, माना कि पंक्तियों की संख्या जो कि मैंने क्या माना, x माना है, ठीक है, और एक पंक्ति में एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या है ना, एक पंक्ति हो गया, इस एक पंक्ति में जो विद्यार्थियों की संख्या उसे मैंने क्या माना है, y मान लिया, इस तरह से, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बताया हुआ था, इसे मिटा देता हूं और अब कर देता हूं। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कितने पंक्ति, x पंक्ति, और एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, y, कितना हो जाएगा, ये xy हो जाएगा, है ना। ये xy को मैं और समझा देता हूं आपको, कुछ इस तरह से समझिए इसको। ये एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, और ये चार पंक्ति, ठीक है। हर एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है, कितने, 4 विद्यार्थी, और पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 4 है। तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, अगर पंक्ति की संख्या को, जो एक पंक्ति में लोग खड़े हैं, सॉरी कितने खड़े हैं यहां पे, माफ कीजिएगा, मान लीजिए पंक्ति की संख्या कितनी है, 10, और एक पंक्ति में विद्यार्थियों की जो संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है वो है 20। कितने पंक्ति, 10, और विद्यार्थियों की संख्या एक पंक्ति में कितनी है, 20 है। तो सिंपल से कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में खड़े होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। यही काम यहां पर हो रहा है, पंक्तियों की कुल संख्या और एक पंक्ति में निश्चित कितने विद्यार्थी खड़े हैं उनकी संख्या को अगर गुना कर देते हो तो आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या मालूम चल जाएगी, ठीक है, इजी है। चलिए अब सवाल के कथन में जो दिए हुए कंडीशंस हैं, ठीक है, उस पर आते हैं।
जब पहले प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, कर देते हैं भैया, है ना। पंक्तियों की विद्यार्थियों की संख्या कितनी मानी थी हमने मानी थी y। इस तरह से कितने विद्यार्थी हम कम कर रहे हैं, 4 विद्यार्थी कम कर देते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को कम करने के बाद निकाल दिए, एक पंक्ति से हमने 4 विद्यार्थी कम किए और उसकी हमने नई पंक्ति बना दी। ठीक है, तो हर एक पंक्ति से हमने क्या किए, 4 विद्यार्थी कम किए और 4 विद्यार्थी कम करने के बाद हम देखते हैं 4 अतिरिक्त पंक्तियां बन गई हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं इसी को। तो हर एक देखें, एक पंक्ति में कितने बच्चे थे, y। हर एक पंक्ति में y स्टूडेंट थे। अब उसी पंक्तियों में से हर एक पंक्ति से 4 बच्चे हमने निकाले और इन 4 बच्चों को निकालने के बाद पंक्तियों की संख्या कितनी बन जा रही है, पंक्तियों की संख्या कितनी बन जा रही है, बढ़ जा रही है, 4 से बढ़ जा रही है। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से, और यही किसके बराबर आएगा, यही जो संख्या होगी वो किसके बराबर आएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर आएगा। अभी भी विद्यार्थी तो बदल नहीं रहे हैं, है ना, विद्यार्थी कहीं बाहर से नहीं लाए जा रहे हैं, उन्हीं विद्यार्थी को इधर उधर कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में जो जितने बच्चे थे उनमें से 4 निकाले, चारों की एक नई निकालने के बाद, है ना, हर एक पंक्ति से जितने बच्चे बाहर निकले उनकी हमने 4 पंक्ति और बना ली। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो स्कूल के बच्चे उतने ही होंगे। ठीक है, कहीं नहीं जाने वाले वो, जो किसके बराबर हमने निकाला था, एक्स वाई के बराबर। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, y का गुणा x के साथ तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर y का गुणा 4 के साथ तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, इस ऋण 4 का गुणा x के साथ ऋण 4x हो जाएगा। ऋण 4 का गुणा धन 4 के साथ ऋण 16 हो जाएगा। अभी भी कई छात्र छात्राओं को ये वाला लाइन जो है समझ नहीं आता है, मैं आपको एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, ठीक है, इसके लिए फिर से मिटा के आपको लिख दे रहा हूं। सवाल कह रहा है, ये कहता है हर एक पंक्ति में जितने छात्र थे, हमने कितने माने थे, हमने माने थे y। इस y मतलब जितने बच्चे थे इस, है ना, उसमें से क्या किए, 4 बच्चों को निकाला और इन हर पंक्ति से 4 निकाले। सभी बच्चों को वापस इकट्ठा करने के बाद हम देख रहे हैं कि 4 और पंक्तियां बन जा रही है, जो कि है x धन 4। ठीक है, छात्र छात्राएं कहीं नहीं गए हैं, है ना, कुल संख्या अभी भी वैसे ही है, जो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का हमें और सिंप्लीफाई करना है, इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, गुणा कीजिए। ठीक है, तो y का गुणा x के साथ क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। अगेन y का गुणा 4 के साथ तो धन 4y हो जाएगा। ऋण 4 का गुणा x के साथ ऋण 4x हो जाएगा और ऋण 4 का गुणा धन 4 के साथ तो ऋण 16 हो जाएगा, बराबर होगा एक्स वाई के। एक्स वाई से कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4y। अब मैं x वाले टर्म को सामने लिख ले रहा हूं, ऋण 4x धन 4y, ऋण 16 उस तरफ गया तो धन 16 में बदल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, जो कि आ गया है कथन 1 से, है ना, कंडीशन 1 से। अब दूसरा कंडीशन क्या है, लेकिन अब प्रत्येक पंक्ति को हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पंक्तियों में संख्या y थी, अब हर एक पंक्ति में 4 बच्चे और बढ़ा दे रहे हैं। कितने बच्चे, 4 बच्चे और बढ़ा दिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पंक्तियों की संख्या तो कम हो जाएगी, है ना। पंक्तियों की संख्या किससे से कम हो रही है, 2 से कम हो जा रही है। तो क्या अभी भी विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाएगा, क्या, बिल्कुल कम नहीं होगा। किसके बराबर होगा, ये एक्स वाई के बराबर होगा। इस तरह से सिंप्लीफाई कर दीजिए अब इसको। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा, है ना, यहां पर जो इक्वेशन बनाया है तो यहां पर भी समझ आ जाएगा। क्या बोलना चाह रहा था, एक पंक्ति में संख्या थी y, अभी क्या कर रहे हैं, हर एक पंक्ति में कितने बढ़ा दे रहे हैं, विद्यार्थियों को, 4 विद्यार्थियों को बढ़ा दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जा रही है और इन दोनों को गुणा करने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा, एक्स वाई प्राप्त, मतलब जो संख्या प्राप्त होगा वो स्कूल में जितनी संख्या अभी भी मौजूद है उतनी ही प्राप्त हो जाएगा, जो कि है एक्स वाई के बराबर। ठीक है, इनका गुणा हो जाएगा एक्स वाई, वाई का गुणा एक्स के साथ एक्स वाई हो जाएगा, वाई का गुणा ऋण 2 के साथ ऋण 2y, 4 का गुणा एक्स के साथ 4x। ठीक है, और इस 4 का गुणा ऋण 2 के साथ 4 दूनी 8 ऋण 8 बराबर x और y हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, बराबर x को पहले, x वाले जो टर्म है उसको पहले लिखता हूं, 4x ऋण 2y, 8 उस तरफ जाएगा तो धन 8 में बदल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आधा काम हमने कर लिया अभी।
अब आधा काम हो चुका है तो पूरा काम भी कर लेते हैं, और वो क्या है, इन दोनों ही समीकरणों को हल करने का। ठीक है, तो दोनों ही समीकरण को अगर आप देखें तो जो पहला वाला टर्म है, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो दोनों में से कोई एक भी गायब हो जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा दूसरे समीकरण का जो पहला टर्म है 4x है, और पहले समीकरण का जो पहला टर्म है वो भी 4x है, लेकिन साइन अलग है। अगर इनको जोड़ दें तो ये दोनों आपस में डिलीट हो जाएंगे। चलिए इतना कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। समीकरण 2 को लिख दीजिए एज इट इज 4x ऋण 2y, ठीक है, बराबर कितना है, 8 है। हमें किसको जोड़ना है, समीकरण नंबर 2 को जोड़, सॉरी 1 को जोड़ना है। इस तरह से ऋण 4x एज इट इज लिख दीजिए पहले, 4y बराबर 16। इसे क्या करना है, हमें जोड़ना है। यहां पर धन है तो यहां पर अगेन ऋण हो जाएगा। जोड़ रहे हैं ना बेसिकली। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, आप कुछ इस तरह से, अगर ये नहीं समझ आता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है समीकरण नंबर 2 का, 4x ऋण 2y, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा समीकरण नंबर 1 का भी लेफ्ट हैंड साइड आएगा। इस तरह से धन जोड़ रहे हैं, ऋण 4x धन 4y। इतनी चीजें कई लोगों को समझ नहीं आती है, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं। अब बाएं साइड हो चुका है, दाएं साइड पर 8 था और इसके दाएं साइड पर 16 है, ये भी जुड़ जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऋण 4x और धन 4x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, अपोजिट साइन, विपरीत साइन है करके। ठीक है, ऋण 2y धन 4y से जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, धन 2y और 16 8 हो जाएगा 24, 16 8 24 हो जाएगा। यहां से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा जो कि होगा 2 एकम 2 12 दूनी 24। कुछ इस तरह से y का मान हमने निकाल लिया। अब इस y के मान को यदि आप, ठीक है, कोई भी इक्वेशन, चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में अगर रख दूं मैं, ठीक है, मैंने y की संख्या निकाली। y मतलब होता है एक पंक्तियों में खड़े छात्रों की संख्या, वो निकल गया 12। अब मुझे ज्ञात करना है कुल पंक्तियों की संख्या। ठीक है, तो इसके लिए मैं समीकरण नंबर 2 में y का मान रख देता हूं। समीकरण नंबर 2 से डायरेक्टली, जगह कम है मेरे पास, 2 से डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूं 4x। मुझे किसका मान निकला है, y का मान पता चला है जो कि होगा 2 गुणित 12। y की जगह पर क्या रखूंगा, 12। राइट हैंड साइड एज इट इज, सेम टू सेम 4x। ठीक है, इन दोनों का गुणा करोगे तो 24 होगा, और उससे अब जाएगा तो 8 धन 24 हो जाएगा, जो कि प्राप्त होगा क्या, 32 के बराबर। 24 और 8 32। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, 4x बराबर 32, अर्थात x का मान प्राप्त हो जाएगा 32/4, जो कि होता है 8। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 8। अब हमें एक पंक्ति में कितने छात्र छात्राएं खड़े हैं, या छात्राएं खड़े हैं या छात्र खड़े हैं, 12, ये मालूम चल गया। पंक्तियों की संख्या निकल चुकी है 8, तो कुल छात्र छात्राओं की संख्या उस विद्यालय के अंदर में क्या निकल आएगा, सिंपली दोनों का गुणा कर देंगे, जो कि हमने यहां पर बताया हुआ था, है ना। x का मान 8, y का मान 12, आंसर निकल के आएगा 12 अट्ठे 96। आंसर क्या निकल के आएगा, 12 अट्ठे 96। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर होगा। ये काम आपको लास्ट में करना है, एक और बार, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था इसलिए हमने यहां पर कर दिया है, आपको लास्ट में करना है। तो इस तरह के सवालों को इसी तरह से हमको हल करना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही अप्रोच करना है किसी भी सवाल को। ठीक है, पहले कथनों को समीकरण में बदलना है। ठीक है, और दिए गए कथन को बड़े ही सावधानी से, बड़े ही आराम से आपको समीकरण बनाकर रखना है, समीकरण बना लेना है। ठीक है, क्योंकि मेन जो खेल है वो समीकरण बनाने का है। उसके बाद गुणा भाग जोड़ घटाना हर कोई कर ले रहा है, केवल और केवल दिक्कत हो रहा है, फंस रहे हैं तो समीकरण बनाने में। तो कुछ इस तरह से अगर आप समीकरण बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए कुछ इसी तरह से और समीकरण बनाते हुए सवालों को हल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो सवाल है वो कुछ आयु वाले से संबंधित है, और आयु वाले जो सवाल होते हैं वो बोर्ड परीक्षाओं का फेवरेट सवाल होता है। ठीक है, पसंदीदा सवाल होता है, ऐसा मान के चलिए। तो इसकी तैयारी आपको बड़े ढंग से करनी है भैया। ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, हम करते क्या है। सबसे पहला हमारा काम होता है किसी भी सवाल को कथन के रूप में लिखने का। ठीक है, सॉरी, किसी भी कथन को या सवाल को समीकरण के रूप में लिखने का। तो वो काम हम करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर वो काम हो गया तो मान के चले हमारा आधा से ज्यादा काम हो चुका है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 10 साल पहले सुनील व विनय की जो आयु का योग है
उनके पिता की आयु के 1/3 थी। यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है तथा दोनों की आयु का योग पिता की आयु से 14 साल कम है, तो हमें क्या बताना है? सुनील विनय व उनके पिता का वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, वर्तमान आयु हमें बतानी। तो सबसे पहले हम यह काम कर लेते हैं, इनकी वर्तमान आयु हम मान लेते हैं सुनील विनय और पिता की आयु क्रमशः XYZ मान लेते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी या 3 लोग हैं। ठीक है, तो हम इसे इनकी आयु को 3 चर राशियों से रिप्रेजेंट कर देते हैं या मान लेते हैं। माना कि, ठीक है, मैं यहां पर सीधा नाम से शुरू करता हूं, सुनील विनय और उनके पिता, नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, सुनील विनय और उनके पिता, कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, इनकी वर्तमान आयु माना कि X, Y और इस तरह से Z है। ठीक है, चूंकि हमारा अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर है, लेकिन यहां पर एक कैटेगरी वाला इंसान बढ़ गया है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसे Z मान ले रहे हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे सवाल को जब आगे बढ़ेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो तीसरा जो चर राशि है वो हमारे सवाल से गायब हो जाए, ये हम ट्राई करेंगे और उसे सवाल के जो हमारा अध्याय है 2 चर वाले रैखिक समीकरण उसी पर हम लेके आएंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे हम Z को डिलीट करने का। तो ये हो गया, वर्तमान आयु क्या है? XYZ मान लिए। अब 10 साल पहले इनकी आयु क्या रही होगी? ऋण 10 ईयर्स। मैं ऋण 10 ईयर्स लिखने का मतलब है 10 साल पहले। अब 10 साल पहले कोई भी बच्चा बता देगा कि X की जो आयु मान लो अभी 20 वर्ष होगी, तो 10 साल पहले 10 होगी। मान लो X की अगर वर्तमान आयु अगर 20 होगी तो वो 10 साल पहले ऋण 10 हो जाएगा। 20 माइनस 10 जो कि होगा 10 हो जाएगा। तो X माइनस 10 10 साल पहले। Y की उम्र क्या हो जाएगी? Y माइनस 10। Z की उम्र जो पिता की उम्र है वो क्या हो जाएगी? 10। ठीक है, इतना कर लिए। अब यही जो लोग अधिकतर जहां पर गलतियां करते हैं वो यही जगह है। ठीक है, इतना काम कर लिया मतलब आप सवाल में सही जा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अब 10 साल पहले सुनील और विनय की आयु का योग, अर्थात इन दोनों की आयु का योग पिता की आयु का 1/3 है। अब इसे मैं इस कथन को मैं समीकरण के रूप में बदल रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा आप। मैं कथनों को नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट समीकरण को लिख रहा हूं। इन दोनों की आयु 10 साल पहले इन दोनों की आयु है ना, सुनील की आयु X ऋण 10, विनय की आयु Y ऋण 10। तो X ऋण 10 धन Y ऋण 10 इनकी आयु का जो योग है। ठीक है, इनके पिता की आयु क्या? Z ऋण 10। ठीक है, इसका क्या? 1/3। ठीक है, इसी को तो बोलेंगे ना 1/3। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो x ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या हो जाएगा? x ऋण 10 धन y ऋण 10 बराबर z ऋण 10 बटा 3 हो जाएगा। आगे मैं सॉल्व करता हूं इसे। x धन y इन दोनों को जोड़ूं तो हो जाएगा ऋण 20 और तिर्यक गुणा करूं तो ये आ जाएगा 3, कुछ इस तरह से सामने, ये हो जाएगा z ऋण 10। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूं। अब इसका गुणा करूं तो 3x धन 3y, 3 का गुणा ऋण 20 के साथ तो हो जाएगा, ठीक है, ऋण 60 और उसको इस तरफ लेकर जाऊं तो हो जाएगा z ऋण 10। इधर ऋण है तो उधर जाने के बाद हो जाएगा धन 60। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 20 का गुणा 3 से करूं तो ये क्या देगा? 60 देगा। क्योंकि इधर ऋण में है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? धन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3x धन 3y बराबर z 60 पे 10 घटाओगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे आप क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पहले कथन का हमने कथन को समीकरण के रूप में बदल दिया है, कुछ इस तरह से। अब
सवाल का अगला कथन क्या है? सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है। सुनील जो है 2 साल छोटा है विनय से, ठीक है। सुनील की आयु x वर्ष, ठीक है, और किससे छोटा है? विनय से छोटा है, और विनय की आयु क्या है? y वर्ष, अर्थात -2 हो जाएगा, ठीक है। यह समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब अगला जो कथन क्या है हमारा? तथा दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है, अर्थात इन दोनों की आयु का योग जो है, ठीक है, x धन y का योग उनके पिता की आयु कितनी है? जो कि z, इससे कितना कम है? 14 साल कम है, तो ये हो जाएगा -14, ठीक है। इसे मैं समीकरण नंबर दे देता हूं, समीकरण नंबर 3 दे देता हूं, ठीक है। नहीं, इसे मैं भी समीकरण नंबर 3 नहीं देता। आगे इसी को मैं सॉल्व करके क्या लिखता हूं, देखिए। अब ये मुझे समीकरण जो दिख रहा है, इस समीकरण में अगर मैं 14 को इस तरफ लेके आऊं, कुछ इस तरह से, x धन y धन 14 बराबर z, ये मेरा एक समीकरण हो जाएगा नंबर 3, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब मैं शुरुआत में आपको बोला था कि ये z को हम रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है, हम हटाने वाले हैं। अब कैसे हटाएंगे? देखिए, z का जो मान है x और y के रूप में कंप्लीटली प्रतिस्थापित हो गया है, ठीक है, या बदल चुका है। अब जहां पर z है, जैसे कि समीकरण नंबर 1 में z है, और इस z के मान को x धन y धन 14 से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे कंप्लीट समीकरण जो है, पूरा समीकरण हमें x और y के रूप में ही दिखेगा, तीसरा व्यक्ति गायब हो जाएगा, ठीक है। करके देखता हूं, यहीं पर कर दे रहा हूं मैं। क्या करूंगा मैं? z बराबर क्या रख रहा हूं? मैं z बराबर रख रहा हूं x धन y धन 14, ठीक है। कौन सा समीकरण में? इसी समीकरण नंबर 1 में। तो हो जाएगा 3x धन 3y बराबर z की जगह पर x धन y धन 14, और ये 50 जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसी को मैं अगर और सब हल करके लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये x कुछ इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, तो ये 2x हो जाएगा। वैसे ही y को मैं इस तरफ लेके आऊंगा पक्षांतर करके, तो ये 3y क्या बन जाएगा? 2y बन जाएगा। 14 और 50 हो जाएंगे 64, 64। ये हमारा एक नया इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 3 वहां से हो चुका था, 4 चौथे नंबर का समीकरण मिल चुका है, जो केवल और केवल 2 चर से संबंधित मिला हुआ है। एक समीकरण हमारे पास 2x 2y बराबर 64 दिया हुआ है। इसी को और मैं अगर लिख दूं और मैं सिंप्लीफाई कर दूं, तो x धन y है ना, 2 कॉमन निकाल लिया और 2 को उस तरफ भेज दिया, तो 64/2 होगा, जो कि प्राप्त होगा 32, ठीक है। इसे मैं चौथा समीकरण दे देता हूं। इसे क्या देता हूं? इसे मैं चौथा समीकरण दे रहा हूं, कुछ इस तरह से। क्लियर है आपको? ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। अब मुझे जो समीकरण प्राप्त हुआ, z के मान को रिप्लेस करने के बाद x धन y बराबर 32, ठीक है। एक x और y वाला मेरे पास है इक्वेशन, यहां पर देखिए आप, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। समीकरण 2 में केवल और केवल 2 ही चर दिख रहे हैं, और किसी भी समीकरण को हल करने के लिए ध्यान से सुनिए, ठीक है, मैं जो बात बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी भी समीकरण को अगर हल करते हैं, यदि 2 टर्म है, 2 चर राशियां हैं, तो उन समीकरण को हल तभी होगा जब x और y वाले एक और समीकरण दिया होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि x y वाले एक समीकरण यहां पर है मेरे पास, और x y वाला मेरा एक समीकरण यहां पर है, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए मुझे 2 समीकरण चाहिए थे, और दोनों ही समीकरण मेरे पास उपलब्ध हैं। इसका मतलब मैं इन समीकरण को हल कर सकता हूं। यदि 3 टर्म हो, 3 चर राशियां हो, तो उसे हल करने के लिए कितने समीकरण की जरूरत होगी? 3 समीकरण की, ठीक है। क्लियर है? एक चर हो तो एक समीकरण काफी है, 2 चर होगा तो 2 समीकरण जरूरी है उस समीकरण को हल करने के लिए, और यदि 3 हो तो 3 समीकरण चाहिए होगा उस समीकरण को हल करने के लिए, ठीक है। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। अब मेरे पास x धन y बराबर 32 और x बराबर y ऋण 2, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व करूं तो इस समीकरण को मैं कुछ यहां पर लिख दे रहा हूं, इस तरह से x धन y बराबर क्या प्राप्त हुआ? मुझे 32 प्राप्त हुआ है, जिसका नाम मैं दिया था समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 व 4 से मैं क्या करूंगा? समीकरण नंबर 2 में जो x का मान है, जो y से प्रतिस्थापित है, उस x के मान को यदि समीकरण नंबर 4 में मैं रख दूं, देखिए कैसे। x की जगह पर मुझे क्या रखना है? y ऋण
2, y ऋण 2। इसी समीकरण में धन y एज इट इज, है ना, मैंने केवल और केवल इस वाले टर्म को प्रतिस्थापित किया हुआ है। क्लियर है आपको? ठीक है, इस तरह से। और राइट हैंड साइड में क्या है, सॉरी क्या, हाँ राइट हैंड साइड में 32, कुछ इस तरह से। 2 बार y है अर्थात तो 2y हो जाएगा, ऋण 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा। और ये कितना प्राप्त होगा, 34 प्राप्त होगा। 2y बराबर 34 अर्थात y बराबर क्या प्राप्त होगा, 17 दूनी 34। ठीक है, 34/2 जो कि देगा मुझे 17। ठीक है, ये y का मान हो जाएगा और ये y का मान मतलब अर्थात विनय की आयु हो जाएगी, विनय की वर्तमान आयु। ठीक है, अब इस y के मान को अगर समीकरण नंबर 2 में मैं रख दूं, किसमें, समीकरण 2 से, कुछ इस तरह से, तो x बराबर y का मान कितना निकला, y का मान निकला है 17, है ना, 17 ऋण 2। ये कितना आएगा, x अर्थात जो कि सुनील की आयु है वो निकल के आ रही है 15, कुछ इस तरह से। अब पिता की उम्र कैसे निकलेगी, समीकरण नंबर 3 से निकलेगी, जो कि है z, और z जो है पिता का वर्तमान आयु है, वही हमें बताना है। ठीक है, तो z बराबर, तो समीकरण नंबर 3 से z बराबर जो कि पिता का उम्र है, x और y का मान रख दीजिए। ठीक है, मैं समीकरण को सबसे पहले लिख रहा हूं, x धन y धन 14, कुछ इस तरह से। x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 15, y बराबर क्या प्राप्त हुआ था, 17। ठीक है, 14 एज इट इज रहेगा। इसको जोड़ोगे, 7 5 12 2, 7 5 12, 12 4 16 का 6, हासिल आया 1, 1 और 1 2, 3 4, अर्थात पिता की जो उम्र निकल के आएगी, जो कि है z जिसे हमें माना है, वो आएगी 46 वर्ष। कितनी, 46 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको आयु वाले सवाल को इसी तरह से हमें क्या करना है, अप्रोच करना है। ठीक है, क्या किया हमने सवाल में, सबसे पहले ये सवाल बहुत ही लेंदी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेंदी कहने का अर्थात इस सवाल की लंबाई बहुत ज्यादा है, अक्सर 4 से 5 या 6 नंबर में भी सवाल को पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो टास्क होगा, आपका जो कार्य होगा सवाल बनाने के पूर्व, वो ये होगा कि बड़े ही ध्यान से आपको सवाल को पढ़ना है। सवाल को पढ़ने के बाद आपको उस सवाल में दिए गए जो सर्टेन कंडीशंस हैं या कथन है, उसे आपको समीकरण के रूप में बदलना है। देखिए हमने कुछ इस तरह से बदला यहां पर, है ना, वर्तमान आयु हमने सबसे पहले x y z माना था, 3 लोग थे तो हमने 3 राशियां मानी, 3 अचर राशियों से इसको कंसीडर कर लिया, मान लिया। और ठीक है, क्योंकि 10 साल पहले की बात हो रही थी, तो मैंने क्या किया, सभी की वर्तमान आयु से 10 घटा दिए। ठीक है, और कंडीशन ये था, पहला कंडीशन दिया हुआ था सवाल का, पहला जो कथन था वो था कि 10 साल पहले जो सुनील और विनय की आयु का योग पिता की आयु का 1/3 था। इससे हमने एक समीकरण प्राप्त किए। दूसरा समीकरण हमने प्राप्त किया था, सुनील और विनय की आयु दी हुई थी, जो कि सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा था, उससे हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगला कथन था दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग पिता की आयु से 14 साल कम था, पिता की आयु, है ना, दोनों की आयु पिता की आयु के बराबर था। कब, जब उसे 14 साल कम होगा। ठीक है, पिता की आयु 14 वर्ष कम होगा तो। ठीक है, अब इसी को हमने यहां पर इस z वाले टर्म को कंप्लीटली मैंने क्या किया, x और y के फॉर्म में ले आया, तो ऋण 14 को मैंने इस तरफ ले आया तो धन 14 बन गया। अब समीकरण 1 जो प्राप्त हुआ था हमें यहां पर 3x धन 3y बराबर z बराबर z धन 50, इस z को मैंने कंप्लीटली इस वाले टर्म से, जो कि केवल और केवल x y के रूप में था, उससे मैंने क्या कर दिया, इसे बदल दिया। तो मुझे ये जो समीकरण अंत में प्राप्त हुआ x धन y बराबर 32, जो केवल और केवल 2 चर वाले प्राप्त हुए। एक समीकरण जो समीकरण नंबर 2 था, वो 2 चर वाले मुझे पहले से ही प्राप्त थे। अब दोनों को मैंने हल किया, समीकरण नंबर और समीकरण 4 को। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 4 को, तो मुझे y का मान प्राप्त हो गया, जो कि विनय की आयु थी, है ना। और इसी जो y के मान को मैंने समीकरण नंबर 2 में रख दिया, तो मुझे सुनील की आयु पता चल गई। ठीक है, जब x और y का मान पता चल गया, इसी x और y के मान को मैंने समीकरण नंबर 3 में रखा था, जो कि z के बराबर था, और z जो है पिता की वर्तमान आयु थी, तो वहां से मैंने पिता की वर्तमान आयु 46 वर्ष निकाली। ठीक है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, सवाल को कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रहा हूं उसी तरह से आपको एग्जाम में, परीक्षा देते वक्त आपको करना है। ठीक है, दिमाग को शांत रखते हुए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल कुछ और सवाल देखते हैं किसी भी। अब हमारी अगला सवाल है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है,
तथा संख्या के अंकों का योग 3 है तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस सवाल के लिए एकदम बेसिक जानकारी, माना कि 2 अंकों वाली संख्या एक्स वाई है, ठीक है, और अंकों को पलट देने से, अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी, वाई एक्स हो जाएगी, सिंपल सा है ना। ठीक है, अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या क्या होगी, वाई एक्स हो जाएगी। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, अर्थात एक्स वाई का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या का क्या है, 4 गुना है। ठीक है, अब मैं जो लिख रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, कक्षा 9वीं का एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम आने वाला है। देखिए, ये 56 है, इकाई के में टर्म क्या है 6 और दहाई में क्या है टर्म 5। अगर मैं इकाई वाले टर्म में गुना 1 का करूं और दहाई वाले टर्म में अगर गुना 10 का करूं और इसे जोड़ दूं तो वापस मुझे क्या प्राप्त होगा, 56 प्राप्त होगा कि नहीं होगा, करके देख ले। 5 दहम 50 और 6 का गुना 1 के साथ 6, तो ये क्या वापस आ गया, ये 56 आ गया। आया कि नहीं आया, एक और बार, ठीक है। अगर 96 है, इकाई में क्या है 6, दहाई में क्या है 9, तो इकाई वाले का गुना 1 के साथ दहाई वाले, अर्थात दहाई का अर्थ ही है 10, 9 का गुना 90 के साथ धन 6 का गुना 1 के साथ, तो वापस क्या प्राप्त हुआ 96। यही जो कॉन्सेप्ट आपको इस सवाल में लगाना है, ठीक है। देखिए, 7 को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूं, एज इट इज रख रहा हूं। इस एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, इस एक्स वाई को लिख सकता हूं, इकाई में क्या है वाई, उसका गुना किसके साथ होगा 1 के साथ, तो इसे क्या प्राप्त होगा, वाई ही प्राप्त होगा, इसलिए मैंने इसे वाई लिखा हुआ है, ठीक है। धन दहाई में क्या है एक्स, इसका गुना किससे मैंने किया था 10, दहाई अर्थात 10। ये देखिए कुछ इस तरह से, इसको देखिए और समझ में आएगा आपको। 4 बाहर में है तो उसे मैं बाहर में ही रख रहा हूं। इकाई में क्या है, इकाई में क्या है, इकाई में एक्स है, अर्थात एक्स गुना इकाई मतलब 1 से, ठीक है। धन दहाई में क्या है वाई, तो दहाई का अर्थ ही है 10, गुणा किससे हो जाएगा 10। ये कॉन्सेप्ट आपको इस सवाल में अगर लगा लिया तो ये सवाल चुटकियों में सवाल है, सॉल्व है, ठीक है। अब चलिए गुणा कर देते हैं, तो 7 का गुणा 10 के साथ 70 एक्स हो जाएगा, धन 7 वाई, ठीक है। 4 का गुणा 10 वाई के साथ 40 वाई हो जाएगा और 4 एक्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक्स को इधर ले आता हूं, वाई को उस तरफ ले जाता हूं, तो हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 70 एक्स ऋण 4 एक्स बराबर 40 वाई ऋण 7 वाई। तो 70 में 4 घटा क्या बचेगा 66 एक्स बचेगा, ठीक है। 40 में ऋण 7 घटाओगे बचेगा 33 वाई। और इस तरह से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा 33 से कम 33, 33 दूनी 66, 2x बराबर आपको प्राप्त होगा y, अर्थात y जो है वो है ना x का 2 गुना है, x का क्या गुना है 2 गुना। आपको इस तरह से कथन को भी पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। y जो है x का 2 गुना है, यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है सवाल में, अगला जो है अंकों का योग, ठीक है। अंक चाहे एक्स वाई हो या वाई एक्स हो, ठीक है, दोनों का ही योग क्या आएगा एक्स धन वाई, किसके बराबर है 3 के बराबर। वाई एक्स अगर अंक होता तो वाई धन एक्स, ये भी ऐसा ही आता, 1 + 2 3 ही होगा, 2 + 1 1, मतलब क्रम को चेंज कर देने से हमारा योग चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आपको समझाना चाहता हूं मैं। तो ये क्या हो गया, अंकों का योग मुझे प्राप्त हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ही समीकरण को हल कर लीजिए। y का मान पहले से आपको मालूम है जो कि है 2x के बराबर, y के जगह पर आप रखेंगे 2x, तो ये प्राप्त हो गया 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3x प्राप्त होगा, 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, x बराबर प्राप्त होगा 1। y का प्राप्त हो जाएगा समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से y बराबर क्या था, y बराबर था 2x, है ना, x का 2 गुना, x क्या प्राप्त हुआ था 1 प्राप्त हुआ था, अर्थात y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 2। तो जो हमारा अंक होगा, ठीक है, जो कि 2 अंकों वाली संख्या थी वो क्या प्राप्त होगी, x क्या प्राप्त हुआ 1 और y क्या प्राप्त हुआ था 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपको सवालों को अप्रोच करना है बिल्कुल कूल माइंड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, अब सवाल में से कथन हटाकर सीधे हमें क्या दे दिया गया है, सीधा समीकरण दे दिया गया है, और इन समीकरणों को हल कर हमें जो चर राशियां हैं एक्स और वाई उसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, इसे मैं कैसे सॉल्व करूं। ये जो समीकरण अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, 41x ऋण 17y बराबर 99 और 17x ऋण 41y बराबर 75। अगर बड़े ध्यान से देखें, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े ध्यान से देखने के बाद मैं ये बता सकता हूं, ये कुछ टर्म इस तरह से आपको अपोजिट में देख रहे हैं। जो गुणांक जो है एक्स में था कभी, वो कभी वाई में है ना, गुणांक पहले एक्स में जो था वो वाई में है, और जो गुणांक कभी वाई में था वो कभी एक्स में चला गया है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हमें कैसे अप्रोच करना है, इस तरह के सवालों को कैसे आपको अप्रोच करना है, आपको बड़े ही कूल माइंड से इसको देखना है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको इस समीकरण नंबर 2 को, 1 और 2 को एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, उसे समीकरण क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण नंबर पहले एक बार क्या कर रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं समीकरण नंबर 1 और 2 को। ठीक है, जोड़ने से मुझे क्या प्राप्त होगा, यहीं पर जोड़ देता हूं। ठीक है, यहीं पर मैं जोड़ देता हूं, तो इनको जोड़ने पर 58 प्राप्त होगा, 58x। ठीक है, इनको जोड़ने पर ऋण 58y प्राप्त होगा, और इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 9 5 14 का 4 हासिल आया 10 7 17 174 प्राप्त होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड को आप देखें, बाएं पक्ष को देखें, तो 58 जो है कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और इसे मैं उस तरफ भेजूंगा तो इधर गुणांक में है, उधर बटे में चला जाएगा, है ना। 58 1 58 और 58 तिया 174, अर्थात x ऋण y बराबर प्राप्त होगा 3। ये इक्वेशन नंबर तीसरा हो जाएगा हमारा। क्या प्राप्त हुआ, इन दोनों को जोड़े तो ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब घटा देते हैं समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1 से 2 को घटा देते हैं। घटाने से क्या प्राप्त होगा, 41x ऋण 17y बराबर 99, 17y ऋण 41y, 17x ऋण 41y बराबर 75। इसे हमें क्या करना है, इसे हम घटाने वाले हैं। तो चिन्ह देखिए, ऋण, यहां पर ऋण है तो यहां पर धन हो जाएगा, यहां पर धन है तो यहां पर ऋण हो जाएगा, कुछ इस तरह से। 41 में से 17 जाएगा, क्या बचेगा, 24 बचेगा, 24x ऋण 17y धन 41y, तो धन 24y होगा ये भी, बराबर 99 में 75 जाएगा, क्या आएगा, 24 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 24 कॉमन है, तो x धन y बराबर प्राप्त होगा 24 24 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 24/24 जो कि प्राप्त होगा 1। x धन y बराबर 1 प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ था, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ था हमें पहले, और ये चौथा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, जो समीकरण थोड़े खतरनाक दिख रहे थे, अब वो समीकरण बहुत ही इजी और स्पष्ट दिख रहे हैं। अगर समीकरण देखिए, ये जो समीकरण है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से, विलोपन से ज्यादा आसान दिखता है। ठीक है, तो मैं करके देखता हूं। समीकरण नंबर है ना 3 को 4 में जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, 3 को 4 में जोड़ दे रहा हूं, जोड़ के देखता हूं मैं। x ऋण y बराबर 3, x धन y बराबर 1, जोड़ दीजिए। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा 2x, 3 और 1 4, अर्थात 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इस x को मान को या तो समीकरण नंबर 3 में रखिए या तो समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। यहां पर x के मान को मैं 2 देखूं तो प्राप्त होगा 2 ऋण y बराबर 3, है ना। अब y को उस तरफ लेके आता हूं या 3 को इस तरफ लेके आता हूं, तो y बराबर मुझे प्राप्त हो जाएगा 2 ऋण 3, y को इस तरफ लेके गया, है ना, 3 को इस तरफ लेके आया, 2 ऋण 3 हो गया, आंसर आएगा ऋण 1। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, x की वैल्यू 2 प्राप्त होती है और y की वैल्यू ऋण 1 प्राप्त होती है। आपको इस तरह के सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा के फेवरेट सवाल होते हैं, आपको इस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटा देना है। एक बार जोड़ा मैंने, दूसरे बार घटा दिया, तो समीकरण स्पष्ट और एकदम आसान सरलीकृत होकर आ गया मेरे पास, है ना, x और y के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से इन सवालों को हमें अप्रोच करना होता है।